नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो वाक्य टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं, परंतु उससे पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो चलिए सबसे पहले अपन पारिभाषिक शब्दावली के शब्द देखते हैं। तो शब्द आपके सामने है SUBORDINATE। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्या मतलब होता है इसका? आपने ये चीजें तो सुनी होगी कि वो मुख्य न्यायालय है, वो अधीनस्थ न्यायालय है। तो इस प्रकार से जो सबऑर्डिनेट शब्द होता है इसका शाब्दिक अर्थ भी अधीनस्थ ही होता है। अक्सर अपन अधीनस्थ का मतलब उसी से लेते हैं जो किसी के अधीन कार्य करता हो। तो अधीन कार्य करने वाली कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपन क्या कह सकते हैं? सबऑर्डिनेट कह सकते हैं, अधीनस्थ कह सकते हैं। देखते हैं दूसरे शब्द को। दूसरा शब्द आपके सामने है SUFFIX। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे सफिक्स। सफिक्स। अब सफिक्स क्या होते हैं? देखिए, प्रत्यय को ही सफिक्स कहा जाता है। प्रत्यय अपन जानते हैं ना, उपसर्ग होते हैं तो जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। उसी प्रकार से प्रत्यय होते हैं जो शब्द के पश्चात जुड़ते हैं, शब्द के बाद जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये अंत में जुड़ने वाले होते हैं, अंत में जुड़ते हैं। तो अंत में जुड़ते हैं तो अपन इसको प्रत्यय भी कहते हैं। वैसे शाब्दिक अर्थ यही होगा कि यदि कोई अंत में जुड़ता हो उसे अपन क्या कहेंगे? सफिक्स कहेंगे। बात करते हैं राजस्थानी शब्दों की। तो राजस्थानी में एक नाड़ी शब्द होता है। नाड़ी शब्द का क्या मतलब होता है? देखिए, बैलगाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, तो अपन जब गाड़ी जोड़ते हैं किसी से भी तो उसको जोड़ने वाली जगह जो रस्सी प्रयोग में लेते हैं, ऐसे कहा जाता है कि गाड़ी के जूड़े में जो रस्सी काम में ली जाती है। जूड़े का मतलब वो जूड़ा नहीं है बालों वाला, जूड़े का मतलब गाड़ी को जोड़ने के समय जिस रस्सी का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाती है? नाड़ी कहलाती है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं गाड़ी के जूड़े में प्रयोग की जाने वाली रस्सी, गाड़ी के जूड़े में ही प्रयोग की जाने वाली रस्सी क्या कहलाती है? नाड़ी। बात करते हैं अंतिम शब्द की। तो एक शब्द है बेलचा। अब बेलचा किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि रस्सियों के अनेक प्रयोग होते हैं, अनेक नाम होते हैं। तो बेलचा ऊंट को बांधने के लिए प्रयोग में की जाने वाली रस्सी को कहते हैं। तो ऊंट को बांधने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली रस्सी क्या कहलाती है? बेलचा कहलाती है। तो ये थी आज की क्लास के 4 महत्वपूर्ण शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बातें करेंगे आगे अपने मेन टॉपिक की। तो यहाँ पर आपके सामने शब्द थे। पहला सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ, सफिक्स जो अंत में जुड़ते हैं उनको कहा जाता है, और नाड़ी गाड़ी के जूड़े में प्रयोग की जाने वाली रस्सी होती है। बेलचा ऊंट को बांधने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली रस्सी होती है। बढ़ते हैं अपन अपने मेन टॉपिक की तरफ। अपन पढ़ रहे थे वाक्य, और वाक्यों में अपन क्या पढ़ रहे थे? वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकारों में भी अपन तीसरे भेद की तरफ यानी अंतिम भेद की तरफ आ गए थे। और अंतिम भेद कौन सा था वाक्यों का?
वाक्यों का अंतिम भेद था अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अपनों ने पिछली क्लास में देखा कि भाई अर्थ के आधार पर वाक्यों के कुल 8 भेद स्वीकार किए गए हैं, जिसमें से विधानार्थक यानी विधान का अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य, निषेधार्थक नहीं वाले वाक्य, प्रश्नार्थक प्रश्न किए जाने वाले प्रश्न वाक्य, आज्ञार्थक आज्ञा प्रकट करने वाले वाक्य, ये 4 प्रकार के वाक्य पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके थे। आज्ञार्थक में अपन इन वाक्यों को ले सकते हैं। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक में अपनों ने बात की थी कि भाई सामान्यतः आज्ञा प्रकट करने वाले वाक्य ही किस में जाते हैं, आज्ञार्थक में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने कह दिया, शिक्षक कक्षा में है, वह किसी स्टूडेंट को कह देता है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। यदि वह स्टूडेंट को कहता है कि खड़े हो जाओ, तो वह आदेश कर रहा है। आदेश कर रहा है तो वहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा, आज्ञार्थक माना जाएगा। यह कह देता है कि यहां आओ, यहां आओ, तो भी आदेश है। यह पढ़ो, तो भी आदेश है। जाकर बैठो, तो भी क्या है, आज्ञा है या आदेश माना जाता है। तो इस प्रकार से ये होते हैं आज्ञार्थक वाक्य, जो कल की क्लास में अपना चौथा अंतिम भेद था। तो हालांकि ये समझ में आ चुका होगा। अब अपन बढ़ते हैं 5वें भेद की तरफ। 5वां भेद अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा होता है। देखिए, एक वाक्य होते हैं विस्मयार्थक। विस्मयार्थक वाक्य, जो विस्मयार्थक वाक्य होते हैं उनमें जाहिर सी बात है कि ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कौन कौन से, एक तो विस्मय और एक अर्थक। तो विस्मय अर्थक। अब विस्मय जोड़ अर्थक में विस्मय का मतलब क्या होता है, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। आश्चर्य, अर्थक मतलब आश्चर्य का अर्थ प्रकट करने वाला। तो अर्थ प्रकट करने वाला अर्थक का अर्थ होता है, तो आश्चर्य का अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य किस में जाएंगे, विस्मयार्थक में जाएंगे। अब आपने विस्मयादिबोधक जो अविकारी शब्द अपनों ने पढ़े थे, वो सारे के सारे विस्मयादिबोधक अविकारी शब्दों के सारे उदाहरण किस में जाएंगे, विस्मयार्थक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो विस्मय प्रकट करने वाले थे। मान लीजिए किसी ने यूं कह दिया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। हिंदी में तो अपन यूं ही कहेंगे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, जबकि आजकल जो शब्द आ रहे हैं प्रचलन में, आश्चर्य को प्रकट करने में वो आ जाता है, वाह आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन है वो आश्चर्य प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों को आप प्रयोग करते हैं। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य कौन से वाक्य में जाएगा, विस्मयार्थक वाक्यों में चला जाएगा। उसी प्रकार से अपन और कोई भी वाक्य, ओह कितनी अच्छी पुस्तक है, कितनी अच्छी पुस्तक है। और आपको मैं बता देती हूँ, ये जो चिन्ह लगाया जा रहा है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह ही है, विस्मय को प्रकट करने वाले चिन्ह ही है। और इसके साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि विराम चिन्ह, जो ये चिन्ह है, इनका प्रयोग भी आपके सिलेबस में है। अर्थात ये टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में स्पेशली दिया गया है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग भी अपन उसके लिए भी एक क्लास लेंगे स्पेशल। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओह कितनी अच्छी पुस्तक है, ये सभी के सभी वाक्य किसके अंतर्गत जाएंगे, विस्मयार्थक के अंतर्गत जाएंगे। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि ये चीजें साइलेंट रह जाती हैं, यानी
न तो विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है और न ही कोई विस्मय प्रकट करने वाले शब्द आते हैं। तो आपको कैसे करना होगा? तो आपको ध्यान रखना होगा कि भाई अत्यधिक हर्ष एवं अत्यधिक दुख प्रकट करने वाले वाक्य सदैव किस में जाएंगे? विस्मयार्थक में जाएंगे। कैसे? अब मान लो कि आपने यूं कह दिया किसी को, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो। ये एक विस्मय प्रकट करने वाली बात ही होती है। आजकल अच्छा होता कौन है? तो यहां पर मतलब आप बहुत अधिक खुश हैं, किसी ने आपके लिए बहुत अच्छा किया, तो आप यूं कहेंगे कि तुम कितने अच्छे हो। आप प्रसन्नता से यानी बहुत अधिक खुशी के साथ जब ये बात कह रहे हैं तो यह वाक्य किस में जाएगा? विस्मयार्थक में जाएगा। इसी प्रकार से अगर अत्यधिक दुख प्रकट करना हो तो अपन यूं कहते हैं ना कि हाय राम मैं क्या करूं, तो इस प्रकार का वाक्य भी विस्मयार्थक में जाएगा। हाय राम अब मैं क्या करूं। तो ये सारे के सारे विस्मय अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। एक दो उदाहरण इसके और देख लेते हैं विस्मय वाले के। ताकि अपन समझ जाएं कि किस किस प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, जैसे SI रीट की एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट आया, आप सेलेक्ट हो गए, सोचने में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो जैसे ही आपने रिजल्ट देखा आप कहेंगे आहा मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। बहुत अधिक खुशी होगी ना, सुनकर ही खुशी हो रही है, तो रिजल्ट के समय तो खुशी होनी है। तो आप उस अत्यधिक खुशी को प्रकट करने के लिए कहेंगे आहा मैं सफल हो गया। तो ये वाक्य भी किस में जाएगा? विस्मय का अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यों में जाएगा। इसी प्रकार से आपने यूं कहा ओह हम हार गए। आप कोई गेम खेल रहे हैं और आपकी टीम हार जाती है, ओह हम हार गए, यानी यहां पर अत्यधिक दुख प्रकट किया जा रहा है। अत्यधिक दुख प्रकट किया जा रहा है तो भी विस्मयार्थक वाक्य माना जाएगा। उसी प्रकार से हे राम अब कहां जाएं? तो इस प्रकार का वाक्य भी हे राम अब कहां जाए, यानी अब बहुत अधिक दुख हो गया कि कहां जाए, परिस्थितियां विपरीत हो गई, तब भी विस्मयार्थक वाक्य माने जाएंगे, विस्मय का अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य माने जाएंगे। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन बात करते हैं कौन से वाक्यों की? विस्मय के बाद अपनों ने लिखा था इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इच्छा का अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य। अब यहां पर आप अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, अपने मन की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं, तो वहां पर इच्छार्थक वाक्य माना जाएगा। अब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये सकारात्मक वाक्य होंगे, ये नकारात्मक वाक्य भी हो सकते हैं। इच्छा से संबंधित, इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी काम को करने की भी हो सकती है, किसी काम को नहीं करने की भी हो सकती है। तो सभी प्रकार के किसमें जाएंगे? इच्छार्थक वाक्य। और यहां पर भी आपको क्या करना है? वाक्यों के भाव देखने हैं, वाक्यों के भाव देखने हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी वाक्य आ रहे हैं, चाहे वो इच्छा से संबंधित हो, चाहे वो विस्मय से संबंधित हो, वो भावों से संबंधित होते हैं, शब्दों से संबंधित नहीं होते। मान लीजिए कि आपने किसी को कहा, आप बैठे थे
काफी टाइम से बैठे थे और बैठे बैठे आपका मन हुआ घूमने जाना है। आपने कहा कि चलो घूमने चलते हैं। आपने अपनी इच्छा प्रकट की, आपका मन हुआ, तभी आपने कहा ना चलो घूमने चलते हैं। तो इसलिए यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है, चलो घूमने चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। चलो घूमने चलते हैं, तो ये किस में जाएगा? ये इच्छार्थक वाक्य में जाएगा, क्योंकि इच्छा प्रकट की जा रही है। इसके साथ साथ यदि आप यूं कह रहे हैं काफी टाइम से बैठे हैं और एग्जाम चल रही है, एग्जाम यूनिवर्सिटीज की भी चल रही है, कंपटीशन की भी चल रही है, तो इसलिए आप काफी टाइम से कोई काम कर रहे हैं या बैठे हैं, बाद में यूं कहते हैं कि अब कुछ पढ़ लेते हैं, अब कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे ही आपने यूं कहा कि अब कुछ पढ़ लेते हैं, यानी आप बातें करते या काम करते परेशान हो गए, या फिर आपको जब ध्यान आया कि नहीं मैं तो तैयारी कर रहा हूं तो मुझे अब कुछ पढ़ना चाहिए, तो आपने वहां पर अपनी इच्छा प्रकट की, तो वह वाक्य भी किस में जाएगा? इच्छार्थक वाक्यों में ही जाएगा। इसके साथ साथ आपने बसों में एक वाक्य लिखा हुआ देखा होगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस प्रकार से आशीर्वाद सूचक या आशीष सूचक जो वाक्य होते हैं वो भी इच्छार्थक वाक्यों में ही जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कुछ जैसे वो भिखारी आदि कोई मांगने आता है तो वो यूं कहते हैं कि भगवान आपका भला करे, या आप किसी को कुछ देते हो तो वो खुश होकर आपको यूं कहता है कि ईश्वर आपका भला करे, तो वहां पर भी उसकी इच्छा प्रकट होती है। तो इसलिए आशीर्वाद सूचक भी वाक्य किस में जाते हैं? इच्छार्थक वाक्य में जाते हैं। तो आपको किसी ने कहा कि भगवान आपका भला करे, तो ये वाक्य किससे संबंधित होगा? इच्छा से संबंधित होने के कारण इच्छार्थक वाक्य माना जाएगा। अब इच्छा नकारात्मक भी हो सकती है, मैंने आपको कहा था। आपने किसी को कह दिया, आशीर्वाद अगर आता है तो शाप भी इसी में आता है। शाप को प्रकट करने वाले सारे के सारे वाक्य भी इसी में आते हैं। जैसे किसी ने यूं कह दिया कि भगवान तुम्हें नरक में डाले, तो भगवान तुम्हें नरक में डाले क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि तुम नरक में जाओ, तो इसलिए उसमें इच्छार्थक वाक्य माना जाता है। भगवान तुम्हें नरक में डाले, तो भगवान तुम्हें नरक में डाले, ये वाक्य भी किस में जाएगा? इच्छार्थक वाक्यों में जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा आशीर्वाद और शाप, तो अगर ये बसों की यात्रा वाला वाक्य ले कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो वहां पर भी कौन सा वाक्य माना जाएगा? इच्छार्थक वाक्य माना जाएगा। इसके साथ साथ यूं कहते हैं कि बस अब बहुत पढ़ चुके, बस अब बहुत पढ़ चुके, यानी अब अपनों ने बहुत पढ़ लिया, अब इच्छा नहीं हो रही, अब इच्छा नहीं हो रही, तो वहां पर भी कौन सा वाक्य माना जाएगा? इच्छार्थक वाक्य माना जाएगा। आपने यूं कहा कि मुझे मंदिर चलना चाहिए, यानी मुझे ईश्वर के दर्शन की इच्छा हो रही है, तो इसलिए मुझे मंदिर चलना चाहिए, तो वहां पर भी कैसे वाक्य माने जाएंगे? इच्छार्थक वाक्य माने जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन बात करते हैं वाक्यों के अगले भेद की। अगला भेद कौन सा है? वाक्यों का अगला यानी 7वां भेद जो है वो माना जाएगा संकेतार्थक वाक्य। अब जाहिर सी बात है कि संकेतार्थक यानी संकेत करके कहीं कोई बात प्रकट की जाती हो। संकेत करते जब है तो अपनों ने जितनी भी हिंदी व्याकरण पढ़ी है उसके अनुसार अपनों ने देखा था
कि भाई जहां भी संकेत होता है तो वहां पे शर्त होती है, शर्त के माध्यम से एक स्थिति प्रकट की जाती है, उसे ही संकेतार्थक स्थिति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं भी इस प्रकार का वाक्य हो कि यदि वह ये काम करेगा तो मैं ये काम करूंगा, तो वो कारण की तरफ संकेत कर रहा है। तो संकेत किसकी तरफ जाता है? कारण की तरफ जाता है। और वो कारण प्रकट किसके माध्यम से होता है? यदि तो जैसे योजक शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है। यदि तो जहां भी प्रयोग में लिए जाए वहां पर संकेतार्थक वाक्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने इस प्रकार का वाक्य है कि यदि बादल घिरकर आएंगे तो बरसात होगी। अपन देख लेते हैं, यदि बादल घिरकर आएंगे तो बरसात होगी। अब बरसात आने के लिए किस ओर संकेत किया गया है? किसकी ओर संकेत किया गया है? बादलों की तरफ। बादल घिरकर आएंगे तभी बरसात होगी, अन्यथा बरसात के कोई चांसेस नहीं है। तो इसलिए यहां पर संकेत किया जा रहा है और संकेत के माध्यम से एक कारण बताया जा रहा है। और कारण क्या है? बादल घिरकर आएंगे तभी बरसात होगी। तो बरसात होने का कारण है बादलों का उमड़ घुमड़ कर आना। यह हो गया कारण। और कारण किसके माध्यम से प्रकट किया गया है? यदि के माध्यम से प्रकट किया गया है। तो यहां पर संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। अब बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि भाई कारण सिर्फ और सिर्फ यदि द्वारा ही प्रकट किया जाए। हालांकि मैंने समझाने के लिए सिर्फ यदि शब्द का प्रयोग किया है। अगर आ जाए, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं हेल्प करता, तो अगर भी किसकी तरफ इशारा कर रहा है? संकेत की तरफ या कारण की तरफ इशारा कर रहा है, तो वहां पर भी संकेतार्थक वाक्य ही माने जाएंगे। तो ये बिल्कुल मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ यदि वाले वाक्य ही इसमें जाएंगे। अपने को ध्यान किसका रखना है कि संकेत किए जाने वाले वाक्य है। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि कारण के साथ या शर्त के साथ जहां पर बात कही जाए तो वहां पर संकेतार्थक वाक्य माने जाएंगे। जैसे एक वाक्य है, अगर आप यहां होते तो हम अवश्य कुछ विचार करते। अब मान लीजिए कि हो सकता है कोई विपरीत परिस्थिति आ गई हो, या फिर ये मान सकते हैं कि एक बड़ी ही कोई कंपनी या फिर कोई शॉप, मान लीजिए शॉप का मालिक है। अब उनके जाने के बाद शॉप में कोई विपरीत परिस्थिति आ गई। अब परिस्थिति आ गई तो मालिक वहां था नहीं, मालिक की एब्सेंस में एक विपरीत परिस्थिति आ गई, तो वहां पर वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाते। तो जब मालिक आता है तो वो यूं कहते हैं कि अगर आप यहाँ होते तो अपन जरूर कुछ विचार कर लेते। तो इस प्रकार के वाक्य भी किस में जाएंगे? संकेतार्थक वाक्यों में जाएंगे। इसी प्रकार से अगर अपन यूं कहें कि यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो इस प्रकार के वाक्य किसमें जाएंगे? जहां कारण के साथ, शर्त के साथ बात कही जाए, वे सारे के सारे वाक्य कैसे कहलाते हैं? संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अंतिम भेद की तरफ। अंतिम भेद कौन सा माना जाता है? अंतिम भेद यानी 8वां भेद। याद कीजिए, भेद मेरे भेदों के नाम सारे के सारे लिखवाए हुए हैं, नहीं आ रहे क्या? हाँ, तो अंतिम जो भेद है वो माना जाता है संदेहार्थक वाक्य।
जाहिर सी बात है, दो शब्दों से मिलकर बना है ये भी। संदेह का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्य कौन सा कहलाता है? संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। अब जो संदेह प्रकट किया जाता है उसको अपन ये भी कह सकते हैं कि जहां पर किसी कार्य के होने या नहीं होने की शंका बनी रहती है। निश्चित रूप से नहीं कहा जाता कि भाई वह काम हो रहा होगा या वह काम हो रहा है, हो रहा होगा तो शंका ही होगी। तो निश्चित रूप से जब नहीं कहा जाता कि ये काम हो चुका है या हो गया, तो वहां पर संदेह की स्थिति मानी जाती है, और संदेह की स्थिति मानी जाती है तो वहां पर संदेहार्थक वाक्य माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कॉलेज में हैं, ठीक है, कॉलेज में है और कोई त्योहार है, आजकल त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, तो त्योहार है और आप कॉलेज में बैठे बैठे, कॉलेज स्तर पर काफी छुट्टियां नहीं होती हैं, आपकी छुट्टी नहीं है, आप बैठे बैठे अंदाजा लगा रहे हैं कि माँ ने अब तक खाना बना लिया होगा, यानी कुछ अच्छा बनने वाला है घर में, तो आप उसके बारे में विचार करते हैं। तो आप यूं विचार करते हैं कि माँ खाना बना रही होगी। तो आप संदेह की स्थिति प्रकट कर रहे हैं कि शायद माँ अब खाना बना रही होगी। आपकी इस वाक्य के संबंध में कोई निश्चितता नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि सच में बना लिया या नहीं बनाया। आप ऐसे सोच रहे हैं क्योंकि इस टाइम माँ खाना बनाती है तो इस समय माँ खाना बना रही होगी। आप इस प्रकार से भी शंका या संदेह को प्रकट कर सकते हैं। कैसे? आपने यूं कहा कि माँ ने खाना बनाया भी होगा या नहीं। तो यहां पर भी संदेह की स्थिति प्रकट हो रही है, निश्चितता नहीं है कि माँ ने खाना बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। अब मान लीजिए आप कॉलेज से घर के लिए निकल चुके हैं, आप निकल चुके हैं तो रास्ते में आपको बहुत तेज भूख लगी है, तब आप इस प्रकार की शंकाएं प्रकट करते हुए जा रहे हैं, पता नहीं भूख तो बहुत तेज लगी है, माँ ने खाना बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। तो इस प्रकार की बातें सोचते हुए आप घर जा रहे हैं, तो वहां पर आप निश्चित नहीं होते, और निश्चित नहीं होते तो इसलिए वहां पर वाक्य कैसा माना जाएगा? संदेहार्थक वाक्य माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि जैसे अब आजकल की देखें तो एसआई एग्जाम और रीट की एग्जाम दोनों ही एग्जाम एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अक्सर विद्यार्थी यूं कह रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम होगी कि नहीं होगी, कुछ कह रहे हैं होगी, कुछ कह रहे हैं नहीं हो रही होगी, और कुछ ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम होगी कि नहीं होगी। तो यह भी संदेह की स्थिति में आ गया है। तो यहां पर ये वाक्य भी किसमें माना जाएगा? संदेहार्थक वाक्य माना जाएगा। अपन इस प्रकार से भी प्रकट करते हैं, जानने परीक्षा होगी कि नहीं, जाने परीक्षा होगी कि नहीं। अगर इस प्रकार का वाक्य है तो वहां पर भी कौन सी स्थिति है? संदेह की है, तो इसलिए संदेहार्थक वाक्य माना जाएगा। अब काफी वैकेंसीज तो आ चुकी है, वैकेंसीज आने वाली भी है। अब आप बैठे बैठे यूं सोच रही है कि जाने विज्ञप्ति आएगी या नहीं, मतलब पता नहीं विज्ञप्ति आएगी या नहीं, तो इसलिए वहां पर भी संदेह की स्थिति होती है, निश्चितता नहीं होती। सीधी सी बात है कि निश्चितता जहां पर नहीं होती वहां पर शंका बनी रहती है, तो वे सारे के सारे वाक्य संदेहार्थक वाक्य में जाएंगे। तो आपने यूं कहा कि पता नहीं विज्ञप्ति आएगी या नहीं। तो इस प्रकार से ये वाक्य संदेहार्थक। और एक बात और, यूनिवर्सिटीज में जो एग्जाम चलती है, फाइनल ईयर के बच्चों की एग्जाम हो चुकी है, अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में
फिर एक संदेह की स्थिति बनी हुई है। वो बैठे बैठे यूं सोच रहे हैं पता नहीं एग्जाम होगी कि नहीं होगी, और सेकंड ईयर के बारे में तो कोई निश्चित न्यूज भी नहीं आई है, तो उन बच्चों को अक्सर ये फील होता रहता है। तो अगर आप बैठे हुए यूं सोच रहे हो कि पता नहीं एग्जाम होगी कि नहीं होगी, तो भी आप किसकी स्थिति में हो, संदेह की स्थिति में हो, और संदेहार्थक वाक्य माना जाएगा। तो ये थे वाक्यों के अर्थ के आधार पर 8 भेद। उम्मीद करती हूँ सभी के सभी समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।